का हमारा टॉपिक है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स फॉर मेंस। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें पता चला कि 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP27 जो मीटिंग हुई है ना, उसमें एक मतलब ग्रुप बनाया गया है, मैंग्रोव्स अलायंस बनाई गई है और इंडिया उसका मेंबर बना है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मैंग्रोव्स इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड बट इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन मेंस आल्सो। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे कि हमें मिनिमम कितना पता होना चाहिए। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो भी डेटा हमारे पास रहेगा हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज़ प्रीलिम्स के लिए ये है कि मैंग्रोव्स अलायंस किसने शुरू करी है और इंडिया उसका मेंबर है या नहीं। तो इंडिया उसका मेंबर है, पहली बात। अब किसने शुरू करी है? यूएई और इंडोनेशिया का जो एफर्ट है इसमें। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये आप देख लो, जो इसमें मैम ने दिखाया हुआ है, ये आरजू मैम है ना। बाकी मैं अब दिखाता हूँ कि मेंस के लिए कैसे करना है। 2.5 से 3 बिलियन टन्स का जो हमारा खुद का इनिशिएटिव है कि हम कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, तो ये एक चीज़ है, याद रख सकते हैं इसको। अब वापस आते हैं। देखो वैसे तो मैंने ये बना दिया है, इसके हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा पहले, पर एक बार मतलब आप रिव्यू देख लो कि इसमें है क्या क्या चीज़, क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। तो ओवर द पीरियड कई बार टॉपिक आया हुआ है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इकट्ठा मैं सारी एक जगह कंपाइल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल आया था, इसमें टेक अवे कुछ ही ऐसा था। ठीक है, ये कोटेशन है, आप याद रखिए इसको। यू कैन शूक द वर्ल्ड इन जेंटल वे। ठीक है, उसके बाद फिर एक सिटीज़न लेड इनिशिएटिव है, ट्रिपल M नाम है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ मुंबईज मैजिक। और क्या है, और ये है, इसको भी देख लो। फिर हम्म, फिर ये न्यूज़ थी। ठीक है, और देख लो इसमें क्या है, ये कहानी है, एक बार आप देख लो फिर मैं भी बताऊंगा। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की कैसी रहती है। तो मैंग्रोव्स की सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद लेक ओशन, और उधर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके स्वैम्स, एस्चुरी, सवाना, ऐसे करके एक दो ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। बाकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं मैंग्रोव्स की खासियत ये होती है कि ये जो होता है फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकता है सलाइन वाटर से। निमेटोफोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी देख लो। अब हम लोग आते हैं वापस। ठीक है, अगर हमें मेंस में लिखने के लिए रहेगा तो हमें मिनिमम कुछ तो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है, नहीं याद रख पाते हैं हम लोग, ये मेरा पर्सनल मानना है। रीड लेस रिमेंबर मोर। एनवायरनमेंट आस्पेक्ट में हमें पता होना चाहिए एनवायरनमेंट में क्या लिखेंगे। देखो बायोडाइवर्सिटी में आप लिख सकते हो कि जो इंडिया का एकलौती जो टाइगर की स्पीसीज़ है ना, जो मैंग्रोव्स में रहती है, वो इंडिया में रहती है। ठीक है, बंगाल टाइगर बता देना, सुंदरबन, टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव्स का एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहता है नेचर पे। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देखो, इन्वेस्ट इन नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब ऐसी चीज़ें में इन्वेस्ट करो जो नेचर में हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मैंग्रोव्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको हेल्प करेगा सुनामी और साइक्लोन्स में को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो क्रिएट करता ही है, साथ में उसका डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी जो है हेल्प करता है वो। ठीक है, फिर अगला इसमें स्टोरी है यास की और बुलबुल साइक्लोन की। जब साइक्लोन बुलबुल हिट किया था ना वेस्ट बंगाल को, तो जिन लोगों ने सागर आइलैंड की क्रीक्स में जो मैंग्रोव्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पर जिन्होंने शरण ली थी, तो वो लोग बच गए थे, समझ रहे हैं। तो ये एक स्टोरी है। उसी उसी तरीके से एक यास की स्टोरी है। यास साइक्लोन आया था 2021 में, तो वहाँ पर उड़ीसा में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है काली भंजादिया आइलैंड। ठीक है, काली भंजादिया आइलैंड की खासियत ये है कि वहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, तो मिनिमम से मतलब मिनिमम इफेक्ट हुआ था, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो था एक तरीके से। तो मैंग्रोव्स की यूटिलिटी बताता है बेसिकली ये। ठीक है, इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। उसके बाद इकोनॉमिक आस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अगर हम लोग नेचुरल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है नीड स्ट्रक्चर्स। नॉर्डिक कंट्रीज़ में जाएंगे ना, तो वहाँ पर सुनामीज़ वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, एक आइडिया है, काफ़ी पुराना है, फेमस है, एवरीबडी नोज इट। इट इज़ कॉल्ड नीड स्ट्रक्चर्स। बहुत ही बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाएगी। ठीक है, ताकि जो पानी है ना वो कंट्री के अंदर ना आ पाए, जो एक तरीके टेरिटरी के अंदर आ ना पाए। ठीक है, सैलिनिटी ना
इन्फ्यूज़ कर पाए। उसके बाद गवर्नेंस एस्पेक्ट, ये वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसकी स्टोरीज याद रखिएगा, आपको भी हेल्प मिलेगा। पहला उड़ीसा का केस है कि एक पीआईएल फाइल की गई थी। रंजन कुमार दास एक एक्टिविस्ट, उन्होंने फाइल करी पीआईएल। उसके बाद उड़ीसा की अथॉरिटी ने स्टेप्स लिए, दो एक्वाकल्चर कंपनीज़ है ना, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ना श्रिम्प फार्मिंग के लिए उन्होंने एक तरीके से परमिशन ली थी, बट दे स्प्रॉल्ड दियर फार्मिंग, मतलब एक लार्ज एरिया में उन लोग करने लग गए और दे इग्नोर्ड द इको सेंसिटिव नेचर ऑफ लैंड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे इग्नोर्ड द इको सेंसिटिव नेचर ऑफ लैंड। ओके, तो एक ये स्टोरी हो गई। तो उसके बाद फिर दूसरी स्टोरी है कि कैग ने एक ऑडिट किया हुआ था, और कैग ने ऑडिट किया और उसमें पाया कि ग्रॉस ग्रीन वायलेशंस इन सुंदरबंस एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। सुंदरबन में दो वेटलैंड हैं, और ईस्ट कोलकाता जो वेटलैंड है वो रामसर है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मे बी नहीं है वो, ठीक है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि है, पर सुंदरबंस है, ठीक है। तो बेसिकली कैग ने पाया कि फेल्योर टू डिलिनेट बाउंड्रीज लेड टू चेंज इन लैंड कैरेक्टर, वाटर बॉडीज ड्राइड, डीले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स। तो ये चीज़ें पाई गई, और कैग ने बेसिकली पाया कि ग्रॉस ग्रीन वायलेशंस जो है रजिस्टर किए, जैसे कि सीआरजेड जो नॉर्म्स होते हैं ना, उनको उनका वायलेशन कैग ने पाया। तो ये गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा 17% कोस्ट को होल्ड करता है, और उड़ीसा विटनेस करता है 35% के आसपास साइक्लोन्स को, ठीक है। पास्ट 10 ईयर्स में 7 सीवियर एंड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स फेस्ड बाय उड़ीसा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक वर्ल्ड बैंक और यूएन की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने पाया कि 1881 से 2020 के बीच में, यानी कि पास्ट एक तरीके से 140 ईयर्स के आसपास, 140 ईयर्स में इंडिया विटनेस्ड 313 साइक्लोन्स इन इट्स लाइक कोस्ट। उसमें से 130 के आसपास जो साइक्लोन थे ना, वो सीवियर कैटेगरी के थे, ठीक है। ये इंटेंसिटी बताने के लिए कि प्रॉब्लम्स वाकई में ग्रेव है इंडिया में। उसके बाद एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ने ये पाया कि साइक्लोन अम्फन जब आया था ना इंडिया में, तो उसकी वजह से करीब करीब 14 बिलियन का हमें नुकसान हुआ, समझ रहे हैं आप। उसके बाद इंडिया इज़ अ 7 लॉन्गेस्ट कोस्ट इन एशिया, 7500 किलोमीटर के आसपास अपनी कोस्ट है, सीधी सीधी। और जो कोस्ट के किनारे जो लोग रहते हैं ना, 177 मिलियन के आसपास हमारे यहाँ लोग रहते हैं। तो समझिए कि अगर हम लोग प्रिपेयर्डनेस नहीं करेंगे तो हमें कितना ज़्यादा आगे नुकसान होने वाला है। 177 मिलियन जब लिखेंगे, उसके आगे आगे एक डेटा और ऐड करिए। क्या डेटा ऐड करिए कि हमारे जो एफर्ट होते हैं ना, 20% मिटिगेशन में हम पैसा खर्च करते हैं, यानी फंड एलोकेशन जो है वो स्क्यूड है, एंड इट शुड बी रिव्यूड। 80% जो हमारा फंड होता है वो इमरजेंसी मेजर्स में खर्च हो जाता है, समझ रहे हैं। पर हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मिटिगेशन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमने एक लाइन और पढ़ी हुई थी कहीं पे कि अगर आपको मिटिगेशन और अफॉरेस्टेशन में चूज़ करना हो तो ऑलवेज चूज़ मिटिगेशन, बिकॉज अफॉरेस्टेशन कैन नॉट जनरेट द सेम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सम अदर प्लेसेस, है ना। तो मिटिगेशन में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट 20% एलोकेशन से एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, नियर अबाउट हम लोग कर सकते हैं इसको 70-30 कर सकते हैं, एटलीस्ट 70-30 कर सकते हैं इसको। उसके बाद ये जान लीजिए कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, वैसे नहीं पूछा जाएगा। आई डोंट गेट द वाइब दैट इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। मैं बताऊंगा प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है बस ऐसे ही कि मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव है किसका, ऐसा पूछा जाता है नॉर्मल एग्जाम्स में। तो IUCN और UNDP का इनिशिएटिव, ठीक है, UNDP याद रखना है, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। फिर एक और है रिपोर्ट आई थी, स्टेट फाइनेंस नेचर रिपोर्ट, कि हम लोग कितना जो है फाइनेंस करते हैं नेचर को, नेचर इन द सेंस कि हम लोग अब प्रकृति को बचाने में कितना पैसा लगाते हैं। तो UNEP और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी, और उसी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की ओर हमको बढ़ना चाहिए। वी शुड ओरिएंट अवर पॉलिसीज़ एंड अटेंशन टुवर्ड्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। जैसे नीड जो है, नीड स्ट्रक्चर जो नॉर्डिक कंट्रीज में बनाए जाते हैं, वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन नहीं है, वो टेक्नो सेंट्रिक सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो हमें ये इन टर्म्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्नो सेंट्रिक सोल्यूशन एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं पेपर बनाता तो प्रीलिम्स में क्या पूछता। देखो, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, उनकी वैरायटीज़ हैं कई सारी, हाँ, जैसे राइजोफोरिया, सनेरेशिया, ऐसे करके कुछ, तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, तो उनको आप देख लेना। इसमें एक मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मुझे ऐसी लगी कि महाराष्ट्र की सरकार जो है ना, उसने
अपने फॉरेस्ट डिवीज़न में मैंग्रोव्स डेडिकेटेड सेल बनाया हुआ है, सेल इन द सेंस टू प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट मैंग्रोव्स, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस एंड दैट शुड बी कॉपीड एंड दैट शुड बी अडॉप्टेड इन ऑल कोस्टल स्टेट्स वेदर, है ना। तो वो आप इसको कोट करिए, अच्छा ठीक रहेगा। फिर वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओरिएंट टुवर्ड्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड नीड ऑफ द आवर, रीजनरेट एंड प्रोटेक्ट एंड मिटिगेट मैंग्रोव्स अलोंग कोस्ट टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड इसमें डाल सकते हैं इस टॉपिक में। और हम लोगों ने, मुझे लगता है कि डिसेंटली कवर कर लिया। अगर इतना कुछ लिख पाएंगे ना, जैसे कि गवर्नेंस वाला याद रह जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।